नमस्कार, आप देख रहे हैं तफ्तीश। मैं हूं आपके साथ आशुतोष चतुर्वेदी। धर्म नगरी वाराणसी में दिन दहाड़े एक युवक ने जिस अधर्म को अंजाम दिया, उसे देखकर यह कहना गलत नहीं होगा कि यहां अपराधियों में कानून का खौफ मानो खत्म हो चुका है। मामला गुलबाग इलाके का है, जहां मनचले ने सरेआम एक युवती से छेड़खानी की और विरोध करने पर पीड़ित की पिटाई भी की। जब तक स्थानीय लोगों को माजरा समझ में आता, आरोपी वहां से फरार हो गया। जिस देश की संस्कृति महिला सम्मान के लिए जानी जाती है, वहीं धर्म नगरी कहे जाने वाले वाराणसी से सामने आई ये तस्वीरें आपको झकझोर कर रख देंगी। ये किसी भोजपुरी फिल्म की शूटिंग का दृश्य नहीं है, बल्कि वो शर्मनाक हकीकत है जो हर शहर के हर मोहल्ले, हर इलाके में दिख जाती है। और तस्वीरें जब भी सरेआम होती हैं तो सुर्खियां बन जाती हैं। बहस होती है, विरोध होते हैं, लेकिन हालात नहीं बदलते। अब जरा इन तस्वीरों को ही देख लीजिए। ये तस्वीरें बेहद शर्मनाक हैं। घटना गुलाब बाग इलाके में बीजेपी ऑफिस के पास की है। यहां से गुजरती एक लड़की से बाइक सवार युवक ने छेड़खानी की। लड़की ने विरोध किया तो युवक ने उसकी पिटाई शुरू कर दी। लड़की किसी तरीके से बचने की कोशिश करती रही, लेकिन युवक उससे मारपीट करता रहा। अभी मैंने देखा कि एक लड़का जो है एक लड़की को काफी जो है परेशान कर रहा था, उसको मार रहा था। लड़की के साथ कुछ छेड़खानी का ही मामला लग रहा था। अगल बगल के लोग जुटे, तब तक तो जो है कुछ मामला जो है उसका क्या हुआ, मोटरसाइकिल से बैठा के लेके चला गया। तब तक हम लोग प्रयास किए रोकने का, लेकिन रुक नहीं पाया वो जो है। बेखौफ मनचले की ऐसी हरकत से जब तक स्थानीय लोग वाकिफ हुए, आरोपी पीड़ित के साथ शर्मनाक हरकत अंजाम देकर फरार हो गया। एक लड़का जो है एक लड़की को जो है मार रहा था और यहाँ से कुछ लोग पहुँचे हैं और तब तक वो बिठा के जो है भाग गया है। क्या मतलब छेड़खानी लग रहा था? छेड़खानी? हाँ, छेड़खानी। जब यहाँ मोहल्ले के लोग आए तो वो अपना जो है भाग गया लेके मोटरसाइकिल से। वाराणसी से सामने आई ये शर्मनाक तस्वीर न सिर्फ हमारे समाज पर तमाचा है, बल्कि ये हकीकत भी बयां कर रही है कि ऐसी वारदातों के खिलाफ जब तक समाज जागरूक नहीं होगा, महिला अपराध पर नियंत्रण एक चुनौती ही बनी रहेगी। फिलहाल पुलिस ने इन तस्वीरों के आधार पर मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश तेज कर दी है। वाराणसी से रवि पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और तफ्तीश में अब बात यूपी में सालों से फल फूल रहे एक ऐसे संगठित गिरोह की जिसका नक्सस लोकल मॉड्यूल पर तो काम करता है, लेकिन उसका नियंत्रण जेल में बैठे जराइम के अकाओं के हाथ में होता है। जेल से ही ऐसे अपराधी बड़ी बड़ी आपराधिक वारदातों को अंजाम देते हैं और कानून की निगाहों से हमेशा बचे रहते हैं। आखिर क्यों, कैसे और कहां, देखिए। यूपी पुलिस और एसटीएफ को सूबे के अपराधियों पर लगाम लगाने के साथ साथ इन दिनों एक बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। यूपी एसटीएफ के आला अधिकारियों की बातों पर भरोसा किया जाए तो पिछले कुछ मामलों की तफ्तीश से ये खुलासा हुआ है कि सूबे में कुछ सालों से एक ऐसा संगठित गिरोह काम कर रहा है जिसकी कमान जेल में बैठे उनके अकाओं के हाथ में होती है। पुलिस की तफ्तीश बताती है कि जुराइम की दुनिया में लूट, हत्या, अपहरण, फिरौती, असलों की खरीद फरोख्त और रंगदारी जैसे कई संगीन वारदातों को अपराधी जेल में बैठकर ही आसानी से अंजाम दे रहे हैं। हाँ, कई मामलों में यह आया है प्रकरण कि जब कैदी जो जेल में है वह बात किया है, एंड यह तब होता है जब यह पेशी पर गया हो, तब इसने की है ऐसी घटना। कुछ इंस्टेंसेस में जेल के अंदर से भी यह बातें आई हैं कि इसने मोबाइल का प्रयोग किया हो या किसी के माध्यम से फिर रैंसम के लिए कॉल्स करवाए हों या कोई पर्ची भेजी हो, जिससे कि हम जब भी पता चल जाता है, अब पता चलने का यह तरीका होता है कि कोई फोन हमने इंटरसेप्शन पर दिया हुआ हो और उसके माध्यम से यह टकरा जाए, या जिसको थ्रेट दिया गया हो वह हमें आकर कॉन्फिडेंस में बता जाता है कि उसके साथ यह घटना हो रही है। जानकार मानते हैं कि जराइम की दुनिया का यह संगठित गिरोह वैसे जेलों से भी संचालित होते रहे हैं, जिसे सुरक्षा के मानकों पर सबसे खरा माना जाता है, जिनमें लखनऊ की सेंट्रल जेल,
गोरखपुर की जिला जेल, बाराबंकी की जिला जेल, वाराणसी की जिला जेल, मेरठ की जिला जेल, देवरिया की जिला जेल और प्रतापगढ़ की जिला जेल शामिल हैं। एसटीएफ सूत्रों की माने तो कई जेलों को सर्विलांस पर लेकर जांच कर रही क्राइम ब्रांच की टेक्निकल विंग ने जिस खतरे के लिए सभी जेल प्रशासन को आगाह किया था, उसके मुताबिक जेलों के अंदर अवैध तरीके से मोबाइल फोन इस्तेमाल करने का खुलासा हुआ था। जेल कर्मियों की लापरवाही का खुलासा हुआ था। कैदियों से मिलने वाले लोगों की पूरी जानकारी न होने की शिकायत मिली थी। जेल सुरक्षा को लेकर जांच करने का सुझाव दिया गया था। कैदियों के बैरक की निगरानी का सुझाव दिया गया था। बहरहाल ऐसे मामलों के सिलसिलेवार तरीके से खुलासा होने के बाद सूबे के कई जिलों को तकनीकी रूप से तैयार करने की कवायद अब शुरू हो गई है। लेकिन इस इल्जाम से जेल प्रशासन का नाता कभी नहीं टूटा, जिसके मुताबिक जेलों में बंद रसूखदार अपराधियों को वीआईपी सेवा मुहैया कराने की बात उठती रही है। यह चेन है, बहुत बड़ी चेन है। कई बार यह चेन इंटर स्टेट हो जाता है, बहुत बार इनके तार बाहर से भी जुड़ जाते हैं। जैसे अभी 3-4 महीने पहले की एक घटना है जिसमें कि बनारस में 3 मर्डर्स एक दिन में बचाए गए थे। यह चेन उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, दुबई इससे लिंक्ड हो जाता था। सूबे के जेलों के लिए अपनी सेवा देने वाले अधिकारी भी मानते हैं कि वर्तमान समय में जेल का सिस्टम एक बड़ी चुनौती है, जहां राजनीतिक साठगांठ और अपराधियों के संगठित गिरोह पर तभी काबू पाना मुमकिन है जब कैदियों की तादाद के मुताबिक जेल में उनकी गतिविधियों पर निगरानी तकनीकी तौर पर हमेशा की जाए। इसे अगर हम क्राइम वाइज करें तो जो मेन क्रिमिनल पैटर्न मैं समझ सकता हूँ ऑर्गेनाइज क्राइम स्पेशली वेस्टर्न यूपी में है, वह है जहां हम रैंसम के लिए या रंगदारी के लिए या एक फिक्स्ड अमाउंट किसी पर्टिकुलर आदमी को देने के लिए यह करते रहे हैं। और इसमें कुछ तो मेंबर्स बिल्कुल लोन मेंबर्स होते हैं गैंग्स के, कुछ फ्लोटिंग शूटर्स हैं हु वुड वर्क फॉर एनी गैंग, ये पेमेंट पर कर रहे हैं। तो इनको आइडेंटिफाई किया जाना बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है बिकॉज दी शूटर्स आर वेरी रिस्की। ये कभी भी किसी गैंग के लिए काम कर लेते हैं और बहुत स्मॉल सम ऑफ पेटी सम ऑफ मनी पे भी यह काम कर लेते हैं। कई मामलों में जहां सूचना तकनीक अपराध की जड़ें टटोलने में एजेंसियों के लिए सहायक होती है और जेल की हदों में अपनी दुकान सजाने वाले अपराधी पकड़े भी जाते हैं, लेकिन वैसे मामलों में जहां जेल से बाहर सूचनाएं कागजों और रिहा होने वाले कैदियों के माध्यम से बाहर तक पहुंचती हैं, उसकी पड़ताल किसी चुनौती से कम नहीं होती। अवनीश विद्यार्थी, जी मीडिया, लखनऊ। यूपी एसटीएफ और क्राइम ब्रांच से मिली शिकायतों के बाद जब यूपी के कई जेलों में छापेमारी हुई तो ये पाया गया कि बड़े अपराधी अपने नेटवर्क को चलाने के लिए जेल में मोबाइल फोन का इस्तेमाल धड़ल्ले से करते रहे हैं और कई बार तो ऐसे शिकायतों पर कार्रवाई करना जेल प्रशासन को भी महंगा पड़ा है। यूपी की लगभग सभी जेलों की हालत इन दिनों एक जैसी है। यहाँ इस बात की शिकायत हमेशा से रही है कि रसूखदार कैदी और माफियाओं को तो वो सब सुविधाएं यहाँ हासिल हो जाती हैं जिसके हकदार वो चार दीवारी के बाहर होते हैं, लेकिन ज्यादातर कैदियों की हालत यहाँ जानवरों से भी बदतर है। ताजा आंकड़ों पर गौर करें तो यूपी की जेलों में कैदियों की क्षमता 52,000 है, जबकि यूपी की विभिन्न जेलों में इस वक्त 90,000 कैदी बंद हैं। यानी क्षमता से करीब 2 गुने कैदियों को एक एक बैरक में रहना पड़ता है। पिछले कुछ सालों में आरटीआई से हासिल इन आंकड़ों को लेकर सरकार भी गंभीर हुई है। क्राइम ब्रांच और एसटीएफ से मिली जानकारियों के बाद जेल की सुरक्षा संगठित अपराध पर लगाम लगाने के लिए हथियार माना जा रहा है। इसी का नतीजा है कि जेलों की क्षमता बढ़ाए जाने से लेकर इसे हाईटेक करने की कवायद में सरकार ने तेजी दिखाई है। मसलन अगले 2 सालों में यूपी के जेलों में कैदियों के लिए क्षमता बढ़ाए जाने का लक्ष्य है। अगले 4 महीने में यूपी के 23 जेलों में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाने का लक्ष्य है। जनवरी 2015 तक 10 जेलों में मोबाइल पोल सिस्टम लगाया जाएगा, जिससे जेल के अंदर मोबाइल सिम कार्ड डिटेक्ट हो सकेंगे। जेलों में जैमर लगाने के लिए 2 कंपनियों को अधिकृत किया गया है। जेल मुख्यालय में कंट्रोल रूम बनाने का लक्ष्य है। सभी जेलों में ई पास बनाए जाएंगे ताकि जेल में कैदियों से मिलने वालों की पूरी जानकारी हासिल हो सके। 7 जेलों में ऑनलाइन सुनवाई
रिमांड की सुविधा और हर दिन की रिकॉर्डिंग की सेवा अगले कुछ महीनों में मुमकिन हो सकती है। अभी 26 जिलों में इंटरनेट के माध्यम से ये रिमांड का काम करवा रहे हैं। तो लगभग करीब जो है वो 5 लाख कैदी हैं जिनकी रिमांड जो है हमने इस माध्यम से कराई है। तो उनका फिर आवागमन जो है जेल से उनको कोर्ट ले जाना, वो मूवमेंट बच जाता है। पुलिस से समन्वय स्थापित कर रहे हैं कि वो व्यवस्था भी जो कोर्ट उनको ले जाने की है वो भी और सुरक्षित हो। और विशेष तौर से जो अपराधी ऐसे हैं जिनके बारे में ज्यादा जो है वो सुरक्षा की दृष्टि से हम लोगों को ध्यान देना है। जेलों को हाईटेक बनाने और कैदियों पर निगरानी से मुमकिन है कि उस संगठित गिरोह पर नकेल कसा जा सके जिसके बढ़ते दायरे ने सूबे की पुलिस को परेशानी में डाल रखा है। यूपी की जेलें गुनाहगारों के लिए महफूज अड्डा बन चुकी हैं। गुनाहों का पूरा साम्राज्य इन्हीं जेलों से ऑपरेट हो रहा है। इन पर लगाम लगाने के लिए उत्तर प्रदेश के गृह विभाग ने अब सीसीटीवी कैमरे और जैमर लगाने का फैसला किया है। कैमरामैन मनोज मिश्रा के साथ अवनीश विद्यार्थी, जी मीडिया, लखनऊ। और आज विश्व मानवाधिकार दिवस है, जिसका मकसद लोगों को अधिकारों के प्रति जागरूक करना है। अधिकारों का हनन पर केस दर्ज करने की जिम्मेदारी पुलिस की होती है, लेकिन पुलिस ही अगर शिकायत सुनने से इनकार कर दे तो फिर कैसा मानवाधिकार? लोगों की शिकायतों को लेकर उत्तराखंड पुलिस का रवैया भी कुछ ऐसा ही है। रिपोर्ट। मित्र पुलिस होने का दावा करने वाली उत्तराखंड पुलिस लोगों के मानवाधिकारों की रक्षा के लिए कितनी सजग है, इसका खुलासा एक आरटीआई से हुआ है। श्रीनगर के आरटीआई कार्यकर्ता संतोष ममगाई ने इस बाबत जब पुलिस महानिदेशक कार्यालय से सूचना मांगी तो आंकड़े चौंकाने वाले थे। आरटीआई से खुलासा हुआ है कि उत्तराखंड पुलिस ने बीते 5 सालों में 3000 ज्यादा शिकायतें कोर्ट के आदेश के बाद दर्ज की। आंकड़ों के मुताबिक साल 2009 में 587, 2010 में 848, 2011 में 567, 2012 में 648 और 2013 में 598 केस दर्ज किए गए। मैंने डीजीपी देहरादून से ये बात पूछी कि भाई आप ये बताइए कि किन किन थानों में 156(3) के अंतर्गत कितने कितने मुकदमे दर्ज हुए। तो ये आंकड़े जब सामने आए तो बड़े चौंकाने वाले। 500 से लेकर के 800 मुकदमे प्रतिवर्ष ये जो है 156(3) के अंतर्गत दर्ज हुए हैं। इसका मतलब ये होता है कि जब भी कोई आदमी थाने में जाता है तो उसकी एफआईआर दर्ज नहीं होती है। तो इस तरह से आदमी को कोर्ट की शरण लेनी पड़ती है। कोर्ट के आदेशों के बाद जाकर के एफआईआर दर्ज होती है। तो इससे अपेक्षा की जाती है कि क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम कितना पैरालाइज्ड है उत्तराखंड में। आम आदमी सुरक्षा के लिए पुलिस पर भरोसा करता है, लेकिन कई बार पुलिस की संवेदनशीलता पर ही सवाल खड़े हो जाते हैं। उत्तराखंड का 70% इलाका राजस्व पुलिस के अंतर्गत आता है। ऐसे में सवाल है कि जब शहरी इलाकों में पुलिस कोर्ट के आदेश के बाद केस दर्ज करती है तो ग्रामीण जनता का क्या होगा? वही न जाने कितने लोग ऐसे होंगे जो कोर्ट तक जाने में भी असमर्थ हो। ऐसे में जरूरत है कि उत्तराखंड पुलिस मानवाधिकारों की रक्षा की जिम्मेदारी उठाए और लोगों को सुरक्षित होने का भरोसा दिलाए। कपिल पवार, जी मीडिया, श्रीनगर। नोएडा की क्राइम ब्रांच और सेक्टर 24 पुलिस ने संयुक्त ऑपरेशन के जरिए ऐसे साइबर अपराधियों के गिरोह पर शिकंजा कसा है जो दिल्ली एनसीआर के लोगों को ऑनलाइन जुआ खिलाने का काम करता था। और पुलिस की माने तो ऑनलाइन जुए के इस खेल में 1 रुपए के बदले 36 रुपए देने का लालच दिया जाता था। पुलिस के मुताबिक इस गिरोह के तार दुबई से जुड़े हुए हैं। ऑनलाइन जुआ का भांडाफोड़, दिल्ली एनसीआर में सक्रिय था गिरोह। शिकंजे में सरगना समेत कई आरोपी। दिल्ली और इसके आसपास के शहरों में ऑनलाइन जुआ खिलाने वाला गिरोह इन दिनों सक्रिय है। यह खुलासा तब हुआ जब नोएडा की क्राइम ब्रांच और सेक्टर 24 पुलिस ने संयुक्त ऑपरेशन के जरिए एक ऑनलाइन जुआ खिलाने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। तो चौड़ा गांव के ही रहने वाले और चौड़ा गांव में ही साइबर कैफे चलाने वाले मुकेश तिवारी है। साइबर कैफे की आड़ में ये ऑनलाइन गैम्बलिंग कराते थे, लोगों को सट्टे खिलवाते थे। उसमें जो मुझे जानकारी मिली है कि ये लोग दिल्ली के किसी बड़े गैम्बलर से पॉइंट्स खरीदते थे। जैसे किसी ने इनसे 100 पॉइंट्स खरीदे और 100 पॉइंट्स पे इन्होंने किसी ने खेला तो उसको अगर वो जीत जाता था तो उसे 36 टाइम्स उसको पैसे ज्यादा मिलते थे। मतलब 100 रुपए के उसे 3600 रुपए मिल जाते थे। टीम ने सेक्टर 22 के एक साइबर कैफे में छापा मारा। संचालक समेत 13 लोगों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने छापा मारकर साइबर अपराधियों के ठिकाने से 1,80,000 रुपए कैश और 17 कंप्यूटर बरामद किए हैं। पुलिस की माने तो ऑनलाइन जुए के इस खेल में लोगों को 1 रुपए के बदले 36 रुपए देने का लालच दिया जाता था।
शुरुआत में जुआ खेलने वालों को मुनाफा भी होता था, जिसकी लालच में लोग ज्यादा पैसे लगाते थे और कभी कभी तो लोगों को भारी घाटे का दर्द भी झेलना पड़ता था। तो आदमी की लालच बढ़ती थी, वो और ज्यादा उसमें इन्वॉल्व हो जाता था। तो ये जब इनका व्यवसाय बढ़ा तो ये ज्यादा पॉइंट्स खरीदने लगे और ज्यादा लोगों को खिलाने लगे। इसकी सूचना मिली और सूचना पर हमारी पुलिस की टीम ने उस पर दबिश मारी और 17 कंप्यूटर, 13 लोग, जिसमें संचालक सहित और कुछ खेलने वाले, 2 संचालक और 11 खेलने वाले, और रंगे हाथों पकड़े गए। 1,79,000 रुपए कैश भी पकड़ा गया है। पुलिस के मुताबिक इस गिरोह के तार दिल्ली एनसीआर के अलावा दुबई से जुड़े हुए हैं। फिलहाल पुलिस पकड़े गए सभी 13 लोगों से पूछताछ कर इस ऑनलाइन जुआ गिरोह के रैकेट से जुड़े बाकी लोगों की तलाश में जुट गई है। अमित चौधरी, जी मीडिया, नोएडा। और बहराइच के मेहरपुरवा इलाके के हजारों लोगों को एक फर्जी कंपनी के जरिए ठगने का मामला सामने आया है। यहां हजारों लोगों को एक बैंक का दफ्तर बनाकर करोड़ों की चपत लगाई गई। लोगों को कंपनी के नेटवर्क लालों ने रकम को 5 साल में 2 गुना और 10 साल में 4 गुना करने का सपना दिखाकर ठग लिया और रातों रात पैसा लेकर रफू चक्कर हो गए। क्या है पूरा मामला, रिपोर्ट। बहराइच के मेहरपुरवा इलाके में सड़क पर उतरे ये लोग एक फर्जी कंपनी की ठगी का शिकार हुए हैं। इन पीड़ित लोगों में हजारों वैसे निवेशक शामिल हैं, जिन्हें चौगुना मुनाफा देने का झांसा देकर एक कंपनी ने करोड़ों की ठगी को अंजाम दिया। पीड़ित लोगों में कंपनी के ब्रांच में काम करने वाले कुछ कर्मचारी भी शामिल हैं, जो आज खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। सभी प्रांतों में थी इसकी ब्रांचें और तकरीबन लगभग में 450 ब्रांचें थी इसकी। लगभग में मेरा सेल्फ का 6.5 लाख रुपए है और तकरीबन मेहरपुरवा ब्रांच से 3.5 करोड़ रुपए इन्वेस्टमेंट हुआ था, जो सब लेके भाग गए। जी हाँ। कुछ दिनों पहले इलाके में रेमेल नाम की एक कंपनी खोली गई थी। कंपनी बैंक की तरह काम कर रही थी। बकायदा निवेशकों को पासबुक, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट दिया जाता था, इस वादे के साथ कि उनकी गाढ़ी कमाई कंपनी 10 सालों में 4 गुना कर देगी। इस तरह जहां हजारों लोगों ने कंपनी में निवेश किया, वहीं कई लोग कंपनी का काम करके गंभीर समस्या में फंस गए हैं। जो पार्टियों से हम लोग पैसा निवेश कराए, वो अब पार्टियां हमसे जो पैसे मांग रही हैं और जो है कि कंपनी भाग गई है। अब हम लोग जो कि ठगे गए हैं, जिसमें जो है कि हम लोग का जो करोड़ों रुपए का जो नुकसान हो। निवेशकों को जब तक कंपनी के खेल का पता चला, कंपनी हजारों निवेशकों का जमा करोड़ों रुपए लेकर रातों रात रफू चक्कर हो गई, जिसके बाद फर्जीवाड़े का शिकार हुए लोगों ने इसकी शिकायत पुलिस से की। मुकदमा प्रांत संख्या 601/14, धारा 419, 420, 467, 467, 468 IPC का पंजीकृत है, जिसकी विवेचना क्राइम ब्रांच से मेरे द्वारा की जा रही है। सही तथ्य प्रकाश में आने पर पूरी बात बताई। फिलहाल पुलिस ने रेमेल कंपनी और उसके अधिकारियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच का जिम्मा क्राइम ब्रांच के हवाले कर दिया है। लेकिन शासन प्रशासन के किसी भी अधिकारियों ने इस बात पर सफाई नहीं दी कि ये कंपनी कैसे फर्जी तरीके से इतने दिनों तक बैंक की तरह काम कर रही थी और उसके खिलाफ कोई कार्रवाई कैसे नहीं हुई। राजीव शर्मा, जी मीडिया, बहराइच। देवरिया के न्यू कॉलोनी इलाके में एक मासूम को अगवा कर उसकी हत्या करने का मामला सामने आया है। बीती 8 दिसंबर को अगवा हिमांशु का शव पुलिस ने बरामद कर लिया है। हिमांशु का अपहरण बाइक सवार आरोपियों ने उस वक्त किया था जब वो स्कूल से घर लौट रहा था। वारदात के बाद आरोपियों ने फिरौती की डिमांड की थी। फर्रुखाबाद में पेशी पर लाए गए कोतवाल की हत्या के आरोपी की वकीलों ने जमकर पिटाई कर दी। पप्पू कोरी पर कोतवाल राजकुमार सिंह की हत्या का आरोप है। पप्पू को सत्र न्यायालय में पेशी के लिए लाया गया था, जहां पुलिस के जवानों ने किसी तरह से पप्पू को छुड़ाया और कोर्ट से बाहर निकाला। जज ने मामले की गंभीरता समझते हुए आरोपी का बयान अलग से दर्ज करने की बात कही है। वहीं वकीलों का कहना कि कोई भी वकील पप्पू कोरी का केस नहीं लड़ेगा। रायबरेली के उर्मिला इंटर कॉलेज में अध्यापकों की दरिंदगी सामने आई है। यहां एक छात्र को शिक्षकों ने बंधक बनाकर मारा, पीटा और हाथ पांव बांधकर कमरे में बंद कर दिया। वहीं सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने छात्र को रिहा कराया और मामले की जानकारी ली। चंदौली के बगई गांव के नजदीक NH2 पर स्थित एक पेट्रोल पंप पर लूट हुई है। यहां लुटेरों ने असलों को दिखाकर कर्मचारियों को डराया और धमकाया। इसके बाद वो जनरेटर लूट कर लेकर चले गए। पुलिस ने मामले में शिकायत दर्ज कर ली है और जांच की बात कह रही है।
एटा पुलिस ने पैथोलॉजी लैब चलाने वाले एक शख्स को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक ये शख्स गरीब लोगों से बहुत कम दाम पर खून खरीदता था और उसे जरूरतमंदों को ऊंचे दाम पर बेचता था। पुलिस को तफ्तीश में मालूम हुआ कि संजीव नाम का ये शख्स लंबे वक्त से इस अवैध कारोबार से जुड़ा हुआ था।